विधानसभा में गतिरोध टूटने के एक दिन बाद ही फिर से कांग्रेस नेता की जुबान फिसल गई और जुबान ऐसी फिसली कि जूते से मारने तक की धमकी दे डाली। बात मत करे तो फिर मेरा जूता बात करेगा। बैठ जा, बीच में डिस्टर्ब मत करे। माननीय सभापति। विधानसभा में फिर बदजुबानी, कांग्रेस एमएलए की फिसली जुबान। बीच में डिस्टर्ब मत कर, बैठ जा। बैठ जा, बीच में डिस्टर्ब मत करे। माननीय सभापति महोदय, नहीं तो फिर मेरा जूता बात करेगा। माँ ने बात मत करे तो फिर मेरा जूता बात करेगा। बैठ जा, बीच में डिस्टर्ब मत करे। सुना आपने, ये है डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा। बीच में बोलने पर इतना नाराज हो गए कि दूसरे विधायक को जूते से मारने की धमकी तक दे डाली, और वो भी पूरे सदन के बीच में। जनजाति और सामाजिक न्याय के अनुदान मांगों पर बहस चल रही थी। डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा आरक्षण को लेकर अपनी बात रख रहे थे। संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी जनसंख्या तो 75% है और हम खाली 45 ही लग रहे हैं। जिसकी जनसंख्या 25% और 23% है, उनके पद 50-50 निकल रहे हैं। बस इतनी ही बात पूरी हुई थी कि तभी किसी विधायक ने बीच में टोक दिया और मामला यहीं पर बिगड़ गया। कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा इतना बिगड़ गए कि उन्होंने बीजेपी विधायक को जूते से मारने की धमकी दे डाली। ओए माँ ने बात मत करे तो फिर मेरा जूता बात करेगा। बैठ जा, बीच में डिस्टर्ब मत करे। गणेश घोगरा की बदजुबानी पर सभापति सहित किसी भी विधायक ने आपत्ति नहीं की, जिसके बाद आगे घोगरा ने कहा कि सभापति जी, मुझे ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे आपका संरक्षण चाहिए, आप भी पक्षपात नहीं करें। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, आपका संरक्षण चाहिए मुझे, आपका संरक्षण चाहिए मुझे, पक्षपात नहीं करें आप। कल ही सदन में 7 दिन से चल रहा गतिरोध टूटा था। स्पीकर वासुदेव देवनानी, सीएम भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक सुर में इस बात की पैरवी की थी कि सदन में सभी विधायक मर्यादित बोले, मुद्दे की बात करें, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस विधायक ने बदजुबानी कर दी, जो अब नया बखेड़ा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोटा से बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख करते हैं। 3 महीने से लापता बालिका को दस्तयाब किया है। 16 वर्षीय बालिका को कोटा 4 लेन के पास से दस्तयाब किया है। 7 दिसंबर 2024 को बिना बताए घर से निकल गई थी। रानपुर थाना पुलिस ने और मानव तस्करी विरोधी यूनिट की टीम की यह कार्रवाई है, जिसमें यह सफलता हाथ लगी है। कोटा की बड़ी खबर, 3 महीने से लापता थी एक बालिका, जिसको दस्तयाब किया है। 16 वर्षीय बालिका को कोटा 4 लाइन के पास से दस्तयाब किया। 7 दिसंबर 2024 को बिना बताए निकल गई थी घर से। फिलहाल रानपुर थाना पुलिस और मानव तस्करी विरोधी यूनिट की टीम ने कार्रवाई करते हुए ये कामयाबी पाई। दो दिन तक चलने वाली राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की रीट परीक्षा 2024 का आज दूसरा दिन था। पहले दिन 2 पारियों में एग्जाम हुआ, जहां सुरक्षा को लेकर अलग अलग तस्वीरें सामने आई। तो वहीं आज दूसरे दिन भी सेंटर्स के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच छात्रों को एंट्री दी गई। किसी की नाक पर टेप लगाई तो किसी का जनेऊ हुई उतरवा दिया। यहां तक कि हाथ पर बंधा हुआ कलावा भी चाकू से काट दिया। इस बीच कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी नजर आए जो कुछ ही मिनट से चूक गए और पेपर नहीं दे पाए और सेंटर के बाहर रोते बिलखते दिखाई दिए। ये तस्वीरें रीट महापरीक्षा में बरती जा रही कड़ी सुरक्षा की है। नकल ना हो, इसके लिए वो हर सख्ती बरती जा रही है, जिससे 1% भी नकल होने की संभावना ना हो सके। इस दौरान लोगों के जनेऊ तक उतरवा दिए गए। इतना ही नहीं, हाथ के धागे, लड़कियों की नोज पिन, सूट के बटन तक काट दिए गए। डूंगरपुर में गेट पर तलाशी के दौरान महिला कैंडिडेट के दुपट्टे बाहर रखवाए गए। बालों में सादे रबड़ बैंड के अलावा बाल खुले लेकर ही एग्जाम में जाना पड़ा। वहीं स्वामी विवेकानंद कॉलेज पुनाली में कैंडिडेट हेमेंद्र कुमार जोशी के जनेऊ तक उतरवाई गई। कैंडिडेट ने जनेऊ नहीं उतारने की मन्नतें भी की, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। इतना ही नहीं, महारावल स्कूल में देरी से पहुंचने पर 3 स्टूडेंट को एंट्री नहीं मिली। इसके बाद उन्हें निराश होकर जाना पड़ा। वहीं महिलाओं के दुपट्टे धागे तक उतरवाए और काटे गए। इस दौरान एक जज्बे वाली तस्वीर भी देखने को मिली। महारावल स्कूल परीक्षा केंद्र पर
कैंडिडेट हेमा डामोर पैर से लड़खड़ाते हुए पहुंची। नवा डेरा के रहने वाली छात्रा के पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिस पर परिवार के लोग उसे सहारा देकर परीक्षा केंद्र लेकर पहुंचे थे। अलवर में परीक्षा एंट्री के दौरान महिला के सूट के बटन काट दिए गए, जिस पर उसने नाराजगी भी जाहिर की, लेकिन महिला कर्मचारी ने उसके 4 से 5 बटन काट दिए। परीक्षा केंद्रों पर जांच पड़ताल के दौरान युवकों को जनेऊ उतरवाई गई और महिलाओं के नाक की लौंग उतरवाई गई। इतना ही नहीं, हाथ में बंधे धागे काट दिए गए, गले में पहने हुए डोरे और ताबीज भी खुलवाए गए। इस दौरान परीक्षा केंद्र के बाहर परीक्षार्थियों के पति बच्चों को संभालते हुए नजर आए। परीक्षा के दौरान देरी से आने वाले अभ्यर्थी गेट पर मौजूद कर्मचारियों से अंदर जाने की गुहार करते दिखे और गेट पर रोते रहे। अलवर शहर का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सेंटर है ये। यहाँ 648 परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आए थे, कल भी आज भी। हमारे द्वारा महाविद्यालय प्रशासन द्वारा समस्त प्रकार की माकूल व्यवस्था की गई है। मैंने तो तैयारी कई चीजों की है, ज्यादातर तो मेरी तैयारी यूट्यूब से हुई है और यूट्यूब में कुछ चैनल थे, उनके थ्रू, उनके वीडियो लेक्चर से मैंने तैयारी की है। उदयपुर में रीट परीक्षा के दूसरे दिन सुरक्षा पुख्ता रखी गई। सुरक्षा के तहत कई अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आई। वहीं कुछ युवतियों के नाक का कांटा नहीं खुला तो उन्हें प्रवेश के दौरान नाक पर टेप चिपका दी गई। ये तस्वीरें शहर के रेजिडेंसी स्कूल परीक्षा केंद्र से सामने आई। भीलवाड़ा में एग्जाम सेंटर के गेट 9 बजे बंद होने के बाद कई अभ्यर्थी लेट से पहुंचे, जिसके बाद दरवाजे पर रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन केंद्र के गेट के अंदर घुसने के बाद समय की पाबंदी को देखते हुए वापस जाना पड़ा। 9:02 के अंदर मैं वहाँ रूम पे पहुंचा और मुझे बाहर निकाल देगा सर। थोड़ा रिक्शा वाले को आने में इधर थोड़ा लेट हो गया सर, उनको रास्ता मालूम नहीं था एग्जैक्टली, और थोड़ा सा उस वजह से 2 मिनट के लिए मैंने निवेदन भी किया, रिक्वेस्ट किया, सर प्लीज हमारी बरसों की मेहनत है सर, प्लीज थोड़ा सा हमें हम आपके माध्यम से ये कराना चाहते सर। देखो, बीकानेर में कुछ बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। गफलत के चलते अभ्यर्थी सेंटर पर नहीं पहुंच सके। अभ्यर्थी का महारानी स्कूल में सेंटर था, लेकिन वो महारानी कॉलेज पहुंच गया। फिलहाल रीट की महापरीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। इस दौरान कहीं खुशी तो कहीं देरी से पहुंचने का गम देखने को मिला, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था सख्त होने के कारण कोई अप्रिय खबर सुनने को नहीं मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। रीट परीक्षा के लिए प्रशासन ने तगड़े इंतजाम किए। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का जुनून देखने लायक था। टोंक की एक महिला अभ्यर्थी को परीक्षा देने का इतना जुनून था कि वो गर्भ अवस्था के बीच ही परीक्षा देने पहुंच गई। इसके बाद जो कुछ हुआ वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। लक्ष्मी ने भुलाया पेपर न देने का गम। पेपर छोड़ गर्भवती ने दिया बेटी को जन्म। दंपत्ति ने नन्हे मेहमान का किया वेलकम। सरकार से भी उन्होंने लिया परमिशन लेकर के और फिर यहाँ रेफर कर दिया उन्होंने, और हम सकुशल पहुँच गए यहाँ पर। तो लक्ष्मी का आगमन हुआ हमारे घर पर। रीट परीक्षा, जिसमें 14,50,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। पहली बार परीक्षा केंद्रों पर फेस स्कैनिंग और बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। सुबह 9 बजे के बाद पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया। अलग अलग सेंटर्स से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां अभ्यर्थी सुरक्षा कर्मियों से एंट्री की रिक्वेस्ट करते नजर आए। कुल मिलाकर परीक्षा देने से वंचित रह जाने वाले अभ्यर्थियों का दर्द बड़ी आसानी से समझा जा सकता था, लेकिन पहले दिन टोंक से एक ऐसा वाकया सामने आया जो सोशल मीडिया पर खासा वायरल है। यहाँ परीक्षा देने आई एक महिला का अचानक लेबर पेन शुरू हो गया। घटना ये था, मैं सेंटर से बाहर था, ये पेपर दे रहे थे अंदर रीट का। अचानक मेरे पास समथिंग 12:05 पर कॉल आया कि थोड़ी दिक्कत है। तो फिर हम अंदर पहुंचे तो उन्होंने 108 बुला ली और उनसे डीएम कलेक्टर साहिबा से भी उन्होंने लिया। महिला को तुरंत ही एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया, जहां उसने एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया। जानकारी के अनुसार टोंक जिले के मालपुरा के रहने वाली गर्भवती प्रियंका चौधरी गुरुवार को रीट परीक्षा देने के लिए आई हुई थी। प्रियंका का परीक्षा केंद्र टोंक जिले से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर बरौनी गांव में था। उसे पहली परीक्षा पारी में परीक्षा देनी थी। प्रियंका परीक्षा देने के लिए अपने पति जीतराम के साथ आई।
परीक्षा केंद्र के अंदर जाने के करीब 1 घंटे बाद प्रियंका का अचानक लेबर पेन शुरू हो गया, जिस पर उसने स्टाफ को बताया। स्टाफ ने केंद्र अधीक्षक को जानकारी दी। उन्होंने जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्य झा से संपर्क किया और उसके बाद जिला मुख्यालय से एम्बुलेंस बुलाकर प्रियंका को उसके पति जीतराम के साथ रवाना किया गया। प्रियंका को टोंक जनाना अस्पताल लाया गया। वहां प्रियंका ने नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बच्ची को जन्म दिया। प्रियंका कहाँ से आप आई थी, क्या हुआ है? बागड़ी से पेपर देने, वहीं पे वो मतलब पेट दर्द होने लग गया। अच्छा, पेपर कितना करा था आपने? पेपर आधा ही हुआ था। कहाँ पर आया था सेंटर? राजकिस्मत बरौनी। अच्छा, फिर क्या दर्द की शिकायत हुई थी, आपने कहा कुछ? हाँ, दर्द की शिकायत हुई थी, वहीं पे बोला था टीचर को, फिर वो एम्बुलेंस को बुलाया। पेपर कितना कर पाई थी आप? इतना जुनून था पेपर देने का, क्योंकि तबीयत बिगड़ी हुई थी, फिर भी पेपर देने आई। हालांकि प्रियंका चौधरी को परीक्षा नहीं दे पाने का मलाल जरूर है, लेकिन बिटिया को जन्म देने की खुशी भी है। उनके पति जीतराम कहते हैं कि बेटी के जन्म की खुशी ने पेपर नहीं दे पाने के गम को भुला दिया। पत्नी और बेटी दोनों स्वस्थ हैं। इन हालात में सब कुछ नॉर्मल तरीके से हो गया, यह बड़ी बात है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट। ब्यावर के विजयनगर का बहुत या कहें कि बहुचर्चित नाबालिग लड़कियों को जाल में फंसाकर गैंगरेप और ब्लैकमेल कांड को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ा जा रहा है और बंद बाजार का ऐलान किया गया है। विजयनगर ब्लैकमेल कांड, खुलासे की मांग। गुस्सा बरकरार, आरोपी जल्द हों गिरफ्तार। एसआईटी का गठन कर सीबीआई जांच की डिमांड। दोषियों को फांसी और हो बुलडोजर प्रहार। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे विजयनगर रेप और ब्लैकमेल कांड को लेकर लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। व्यापारिक संगठन और स्थानीय लोगों ने मामले में जल्द से जल्द अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी करने और पूरे मामले का खुलासा करने के लिए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, जिसको लेकर किशनगढ़ उपखंड को बंद रखा गया है। इस दौरान हिंदूवादी संगठनों ने कांड की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और सीएम से मांग की कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। आज भजनलाल जी से ये निवेदन करते हैं, जिस तरीके से योगी सरकार ऐसे असामाजिक तत्वों को सजा देने के लिए बुलडोजर और डंडे का प्रयोग करती है, तो हमारी सरकार इतनी लाचार और इतनी पावरफुल क्यों नहीं दिख रही है कि उनके अभी तक बुलडोजर नहीं चले, उनको सजाएं नहीं दी गई। उनको सभी, ये नहीं कि वो 5, 7, 10 लड़के ही दोषी है। उन लोगों ने जिस इस षड्यंत्र में, जैसे कई लोगों ने, कैफे वालों ने, जूस वालों ने उनकी मदद करी, तो उन लोगों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? क्या उनको पता नहीं था? उन सबको मालूम था कि ऐसा तत्व हो रहा है। उन सबके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस केस की फास्ट ट्रैक में अपील होनी चाहिए, जिससे इन दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा मिले। किशनगढ़ में सकल हिंदू समाज और व्यापारियों ने विरोध मार्च निकाला। इस दौरान रामनेर चुंगी स्थित बालाजी मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और एक मार्च को अजमेर बंद का आह्वान किया गया। इस दौरान अजमेर की 124 व्यापारिक संस्थानों ने बंद को समर्थन दिया है। साथ ही इस बंद में संपूर्ण बाजार, दुकान, ऑफिस, परिवहन, सब्जी मंडी और अलग अलग थड़ियों को बंद रखा जाएगा। जो इस तरह की अवैध अनैतिक गतिविधियों में संलग्न है, वो चाहे कोई भी हो, वो अपराधी है। उसके साथ भी उसी प्रकार से समकक्ष व्यवहार होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का कोई धर्म या जाति का भेद हम नहीं मानते हैं। उसको सबके साथ एक जैसी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर पुलिस ने एक और कैफे संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। 5000 का इनामी फरार बदमाश साबरमल को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में लगातार गिरफ्तारियां भी जारी हैं। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि इस कांड में शामिल अन्य लोगों की भी जानकारी मिल सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक भाटी की रिपोर्ट। अलवर से बड़ी खबर आ रही है, जहां रामगढ़ थाना और डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। साइबर ठगी मामले में मोबाइल सिम सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। बहादुरपुर रोड से शातिर साइबर गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ा गया है। दोनों आरोपियों के कब्जे से मोबाइल बरामद हुए हैं। मोबाइल में फोटोज और स्कैनर और विभिन्न लोगों के आईडी कार्ड्स मिले हैं। इसके अलावा मोटरसाइकिल
आदि वाहनों की फोटोज और आरसी की फोटो भी मिली है और एक लैपटॉप बरामद हुआ है। हार्ड डिस्क को हटाकर उसके स्थान पर फर्जी नैनो सिम कार्ड छिपा कर रखे गए थे। आरोपियों के कब्जे से विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों की 385 सिम कार्ड बरामद हुए। जैसा आपको ध्यान है, पुलिस मुख्यालय द्वारा साइबर अपराधों रोकने के लिए अभियान चल रहा है। उसी कड़ी में हमारे सीओ साहब के सुपरविजन में इंचार्ज साहब रामगढ़ वीरेंद्र जी और पूरी टीम थाने की प्लस डीएसटी, इन्होंने काफ़ी इंटेलिजेंस कलेक्शन किया कि यहाँ पर सिम आती कहाँ से है, उसमें काफ़ी रिसर्च किया। तो 2 बंदों को उन्होंने दस्तयाब किया। अब्दुल बासित है एक तो ऊंटवाल का, और दूसरा मोहम्मद शफी है, ये आपका मूनपुर करमला नौगांव थाना क्षेत्र का। उनके बारे में सूचना मिली कि काफ़ी संख्या में सिम लेके आ रहे हैं। तो प्रॉपर तरीके से वो चीज़ डेवलप करके उनको दबिश दी गई, उनको उठाया गया और उनके कब्जे से एक लैपटॉप, 385 सिम कार्ड, 3 मोबाइल में 4 सिम कार्ड और 4 क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये चीज़ें उनके कब्जे से मिली हैं और उन पर गहनता से अनुसंधान कर रहे हैं किस तरह से वो साइफर होती हैं, जाती हैं और किस तरह से साइबर क्राइम में यूज होती है। और बुलेटिन में बाद देशवासियों को स्तब्ध कर देने वाले उस अनीता हत्याकांड की, जिसकी गुत्थी को सुलझाने में जुटी सीबीआई हर कड़ी को डीकोड करने में जुटी हुई है। जांच में जुटी दिल्ली सीबीआई की टीम ने आज अनीता के घर और ब्यूटी पार्लर की छानबीन की। जोधपुर के सरदारपुरा का यही वो घर है जिसकी ओर जाने अनजाने चाहे अनचाहे राहगीरों की निगाहें उठ जाती हैं। इसी घर में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी रहती थी, जिसकी मौत की गुत्थी अब तक सुलझी नहीं है। जी हाँ, पिछली दीपावली को जिस हत्याकांड ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था, वो अब भी रहस्य बना हुआ है। राजस्थान पुलिस की दलील जब जमाने के गले नीचे नहीं उतरी, तब राज्य सरकार की सिफारिश पर सीबीआई ने जांच का जिम्मा संभाला। शुक्रवार को सीबीआई टीम ने अनीता के घर, ब्यूटी पार्लर की छानबीन की, पार्लर घर से मिले कागजों को खंगाला, अनीता के पति और बेटे से पूछताछ की। अनीता के ब्यूटी पार्लर से एक आईपैड मिला। करीब 20 दिन पहले भी सीबीआई टीम जोधपुर आई थी। तब अनीता के पति मनमोहन चौधरी और बेटे राहुल से 7 घंटे तक चर्चा की थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को सीबीआई टीम ने अनीता चौधरी के किसी विवाद और प्रॉपर्टी के लेन देन के मुद्दे पर भी पूछताछ की। न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत में अनीता के पति ने कहा कि उन्हें सीबीआई जांच पर भरोसा है, इसीलिए अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जोधपुर पुलिस ने केवल लीपा पोती करने का काम किया। सीबीआई यही है, हमें पूरी उम्मीद है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, पहले सब लीपा पोती की थी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सीबीआई आने से हमें पूरी उम्मीद हो गई है, अब मेन मुलजिम मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा। अच्छा, कब आपके यहाँ पे आई थी, कितने अधिकारी आए? कितने जनों को बुलाया अभी तक? सुबह ही आए अपने यहाँ, तो मैसेज आया था अपने यहाँ, तो सुबह आया था, दुकान की तलाशी वगैरह लिखवाई कराई, वहाँ चेकिंग की, अभी घर पे आए, अभी घर पे चल रहा है, सर्वे कर रहे हैं, सारा बना रहे हैं। क्या कुछ आपसे जानकारी ली गई? मैन कोई आपके सामने नाम आया कोई किसी का? नहीं, अभी अपना हिसाब कर रहे हैं। आपसे कुछ जानकारी ली गई? आपको बताते चले कि जोधपुर के सरदारपुरा बी रोड निवासी अनीता चौधरी 27 अक्टूबर को ब्यूटी पार्लर से गंगाड़ा में गुलामुद्दीन के घर गई थी, जहां कोल्ड ड्रिंक में नशीली गोलियां खिलाकर गुलामुद्दीन ने उसे बेहोश कर दिया था और फिर सोने के जेवर लूटकर अनीता की हत्या कर दी। कानून से बचने के लिए शव के 6 टुकड़े करके गाड़ दिया गया। 30 अक्टूबर को अनीता का शव मिला। पुलिस चार्जशीट में मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को बनाया गया है, उसकी पत्नी अबिदा को सह आरोपी बनाया गया है, तो वहीं तैयब अंसारी और सुनीता को नामजद किया गया। इस हत्याकांड से जुड़े 5 सवाल हैं, जिनके सीबीआई सवाल ढूंढ रही है। सबसे बड़ा आरोप 10 लाख की सुपारी देकर मर्डर करवाने का है, तो वहीं अनीता चौधरी की सहेली सुनीता की भूमिका पर भी संदेह है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से शुक्रवार को बीकानेर में आंधी के साथ बारिश हुई और लूणकरणसर में ओले गिरे। चूरू जिले में शाम करीब 4 बजे तेज बारिश के साथ ओले गिरे।
रतनगढ़ तहसील के कांगड़ गांव में ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि के कारण खेतों में खड़ी फसल नीचे गिर गई। दंगल जारी है। शाही जामा मस्जिद को लेकर जहां हाईकोर्ट ने सफाई करने की इजाजत दी, वहीं सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। जामा मस्जिद की रंगाई पुताई पर रोक लगी है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद रोक लगाई। एएसआई की निगरानी में अब सिर्फ साफ सफाई का काम होगा। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल उठे हैं। बर्क का कहना है कि उन्हें एएसआई पर भरोसा ही नहीं। उनका आरोप है कि एएसआई दूसरे के इशारे पर काम कर रही है। वहीं न्यायिक कमेटी की टीम भी आज पहुंची और संभल हिंसा केस में 29 लोगों के बयान दर्ज किए। न्यायिक आयोग कल भी बयान दर्ज करेगा। पत्थरबाजों पर पुलिस का कुर्की का एक्शन हो सकता है। 14 फरार आरोपियों पर पुलिस एक्शन लेगी। इस रिपोर्ट में देखिए। संभल के जामा मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। एएसआई की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद में रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है, न ही मस्जिद में अभी मरम्मत की जरूरत है। हालांकि 2 मार्च से शुरू होने वाले रमजान को देखते हुए कोर्ट ने मस्जिद में साफ सफाई की मांग को मंजूर कर लिया है। उच्च न्यायालय ने एक जांच आयोग कमेटी बना के कि भाई रंगाई पुताई की आवश्यकता है या नहीं, तो उसके विषय में अपनी रिपोर्ट दें। तो वो सर्वे हो गया है और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय में दे देंगे। इसी दौरान माननीय न्यायालय ने आदेश किए हैं कि साफ सफाई कराई जा सकती है। बाकी जो भी आदेश अग्रिम आदेश होगा वो जो एएसआई की रिपोर्ट जाएगी उसके आधार पर होगा। एएसआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल मस्जिद को लेकर अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश की थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अब इस मामले में 4 मार्च को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद में रंगाई पुताई की मांग की थी। मस्जिद कमेटी के वकील का कहना है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से वो केस में आगे की कार्रवाई करेंगे। ऑनरेबल हाईकोर्ट के ऑर्डर की जो कॉपी आएगी उसका जो ससंबंध पालन किया जाएगा। क्या अग्रिम कार्यवाही इसमें रहनी है? ये हाईकोर्ट के वकील साहब से हम बात करेंगे, उसके बाद में हम इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। संभल में जामा मस्जिद विवाद में हुई हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम संभल पहुंची। आयोग की टीम ने हिंसा की जांच के लिए संभल के अधिकारियों के बयान दर्ज किए। संभल में पिछले साल 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 79 उपद्रवियों को जेल भेजा है, जबकि कई आरोपी अभी भी फरार हैं। जी, मैंने अपना बयान जुडिशियल कमेटी के सामने दर्ज कराया है और जो भी हिंसा की घटना हुई थी 19 तारीख को और 24 तारीख को, या जो भी परिस्थितियां डेवलप हुई थी दोनों दिन, उसके बारे में जुडिशियल कमेटी ने मुझे बुलाया था और मैंने अपने जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो जुडिशियल कमेटी के समक्ष दर्ज कराए। नहीं, भारी मात्रा में हिंसा हुई थी 24 तारीख को और हिंसा का आलम ये था कि स्थिति काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। वहाँ पे फायरिंग की हमने आवाज़ सुनी थी और जो पुलिस प्रशासन है वो आंसू गैस का प्रयोग कर रहा था, पथराव हो रहा था, आगजनी हो रही थी और भी अन्य जितनी डिटेल्स है, निटिग्रिटीज हैं, ये सारी बातें हमने जुडिशियल कमेटी के सामने दर्ज कराई। संभल हिंसा के फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस बड़े एक्शन की तैयारी में है। फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ कुर्की वाले एक्शन की तैयारी है। हिंसा में शामिल 24 उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस कोर्ट से गैर जमानती वारंट लेकर आई थी। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। NBW जारी होने के बाद भी 14 आरोपी अभी भी फरार हैं। पत्थरबाजों की शिनाख्त करने के लिए पुलिस ने फोटो भी चस्पा किए थे। सूत्रों के मुताबिक फरार 14 आरोपियों की पुलिस कुर्की की तैयारी में है। पुलिस अभी तक कुल 80 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस रिकॉर्ड में 2,500 से 3,000 की भीड़ ने हिंसा की थी। पुलिस ने कोर्ट में इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। आदेश के बाद पत्थरबाजों की संपत्ति की कुर्की होगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राजसमंद की बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। रेल मगरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हनी ट्रैप के मामले में ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। हनी ट्रैप ब्लैकमेल अपहरण के आरोपी मां बेटे को भीलवाड़ा जिले से गिरफ्तार किया गया है। ब्लैकमेल कर वसूली गई रकम और गहने बरामद किए हैं। जांच के बाद कोर्ट ने दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। रेल मगरा थाना अधिकारी सोनाली शर्मा की यह कार्रवाई सामने आई है।
तो राजसमंद में रेल मगरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हनी ट्रैप के मामले में ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। हनी ट्रैप ब्लैकमेल अपहरण के आरोपी मां और बेटे को भीलवाड़ा जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि ब्लैकमेल कर वसूली गई रकम और गहने बरामद किए हैं। जांच के बाद कोर्ट ने दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। रेल मगरा थाना अधिकारी सोनाली शर्मा ने यह कार्रवाई की है।